हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जो गिफ्ट आपको रिसीव होते हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट ने गिफ्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज मनी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर इनकम टैक्स ने कहा है कि शेयर एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, बुलियन, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स और पेंटिंग, ये सारी चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी। और मनी तो मनी ही है। गांधी जी या फिर बैंक के अंदर जो अपने करेंसी है वो मनी के अंदर आएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैटेगरी 1 यानी कि मनी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स एक्ट ने कहा है इन एग्रीगेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर अगर आपको मनी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी 50,000 से ज़्यादा की मिलती है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना है, और 50 से कम मिलती है तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। समझ में आया? और डिटेल में बताता हूँ। मनी, अगर आपको किसी ने 1,000 का नोट दिया या फिर बैंक ट्रांसफर किया 1,000 रुपये, तो 1,000 तो मनी वैल्यू हो गई, दैट इज मनी। लेकिन अगर आपको किसी ने शेयर दे दिया तो आप उसकी फेस वैल्यू लोगे कि मार्केट वैल्यू? आप उसकी लोगे मार्केट वैल्यू। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर मार्केट वैल्यू को कंसीडर करना है और मनी की तो मनी वैल्यू होती है। इन दोनों का सम पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50,000 तक है तो आपको टैक्स नहीं देना, 50,000 से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना है। अब अपन लेते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज मुझे किसी ने 45,000 रुपीज़ के मार्केट वैल्यू के शेयर गिफ्ट कर दिए और साथ में 10,000 रुपये कैश दिया। इंडिविजुअली दोनों 50,000 से कम है, लेकिन दोनों का टोटल एग्रीगेट होने के बाद ये 50,000 से ज़्यादा है तो मुझे टैक्स लगेगा। अगर इसी की जगह मेरे को सपोज किसी ने 5,000 के शेयर और 5,000 का कैश दिया होता तो 10,000, 50,000 से कम मुझे टैक्स नहीं लगता। और ये लिमिट 50,000 की पूरे साल भर के लिए है। सपोज 1 जनवरी को या फिर अपन फाइनेंशियल ईयर कंसिडर करते हैं इसके अंदर। सपोज आपको फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे यानी कि 1 अप्रैल को किसी ने 40,000 कैश दे दिया, उस टाइम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 10 दिन बाद आपको किसी ने 12,000 रुपये कैश और दे दिया, गिफ्ट और दे दिया, तो अब आपके ऊपर पूरे 52,000 पे टैक्स लगेगा। ये लिमिट पूरे फाइनेंशियल ईयर की है। ये तो था मनी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड और बिल्डिंग। अब इसके अंदर जो लिमिट है ना, ये पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। लाइक मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई हो रहा था, ये सिर्फ पर प्रॉपर्टी अप्लाई होएगा और इसकी भी लिमिट है 50,000। लेकिन ये 50,000 क्या? 50,000 जो अपन बोलते हैं ना प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त, वाइट का पैसा कितना है, डीएलसी रेट कितनी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, ये उसी की बात कर रहा है। मतलब किसी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से कम है तो फिर रिसीवर को उसके ऊपर टैक्स नहीं देना। 50,000 से ज़्यादा है तो वो मेरे लिए गिफ्ट है और मुझे उसके ऊपर टैक्स देना है। सपोज एक आदमी है मिस्टर राम, उसको अपने पापा से पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 प्रॉपर्टी रिसीव हुई। 10 प्रॉपर्टी उसके पापा ने उसको गिफ्ट दी। 10 में से 6 प्रॉपर्टी ऐसी थी जिनकी वाइट के अंदर वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या डीएलसी रेट कह दो 40,000 रुपये थी। 10 में से 6 प्रॉपर्टी की, तो उन 6 प्रॉपर्टी के ऊपर उसको टैक्स नहीं देना। और जो बची हुई 4 प्रॉपर्टी है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70,000 रुपये थी, तो उन 70,000 पे उसको टैक्स देना है। 70,000 4 प्रॉपर्टी की, सॉरी, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 70,000 थी और ऐसी 4 प्रॉपर्टी थी, उन चारों पे उस पर टैक्स देना है। मतलब ये जो 50,000 की लिमिट है ये पर प्रॉपर्टी है, तो 10 में से 6 प्रॉपर्टी 50,000 से कम है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और जो बची हुई 4 है वो 50,000 से ज़्यादा है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये एक सिचुएशन कंप्लीट हुई। अब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी सिचुएशन डिफाइन की है जिसके ऊपर भली अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी रिसीवर को टैक्स नहीं लगेगा। पहली सिचुएशन, मैरिज ऑफ इंडिविजुअल। अगर किसी इंसान की शादी होती है और उस शादी के अंदर लोग बाग उसको खूब सारा गिफ्ट देके जाते हैं, जो लिफाफे देके जाते हैं कवर, उसकी वैल्यू सपोज 50,000 से ज़्यादा हो गई, तो उसको जाके टैक्स जमा नहीं कराना उसके ऊपर, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने एग्जामिशन लिस्ट में लिख दिया है। एग्जामिशन लिस्ट बनाई है, उसके अंदर पहला पॉइंट है अगर मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, किसी इंसान की शादी होती है उसके ऊपर उसको जो भी गिफ्ट मिलता है, चाहे वो 1 करोड़ का हो या 10 करोड़ का हो, उसके ऊपर उसको 1 रुपया टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन लेते हैं विल। नेक्स्ट पॉइंट है विल। अगर किसी पर्सन को उसके पेरेंट्स के विल से कोई भी प्रॉपर्टी या मनी रिसीव हुई है तो उसके ऊपर भी उसको टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो। नेक्स्ट, अगर किसी इंडिविजुअल को किसी लोकल अथॉरिटी से कोई भी प्रॉपर्टी या गिफ्ट में मनी मिली है तो भी उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर है कोई भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उससे अगर अपने को कोई गिफ्ट मिलता है तो भी अपने को गिफ्ट में मतलब प्रॉपर्टी या फिर मनी कुछ भी मिलता है तो उस पर टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और या फिर वो जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है जो कि सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है, उसको खुद को किसी से गिफ्ट मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, मनी मिलता है, तो उसको भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब एक सिचुएशन और है इसके अंदर, सेकेंड लास्ट पॉइंट है वो। सपोज मैं उसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज एक मिस्टर ए है, उनकी तबीयत खराब है, उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। अब उसको अपने बेटे की चिंता है तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, और सारा पैसा अपना इस ट्रस्ट को दे दिया और कहा ये ट्रस्ट जब तक मेरा बेटा 18 साल का नहीं हो जाता इसका ध्यान रखना, और 18 साल के होने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को ट्रांसफर कर देना। तो एक तरीके से ये जो ट्रस्ट है इसको मिस्टर ए से सारी प्रॉपर्टीज मिली है जब तक उसका बेटा 18 साल तक का नहीं हो जाता। तो ये भी तो गिफ्ट हुआ, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने साफ साफ लिख दिया अगर कोई इंडिविजुअल किसी ट्रस्ट को गिफ्ट देता है फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज रिलेटिव, बेटा उसका रिलेटिव है, तो फिर उस केस के अंदर भी टैक्स नहीं लगेगा। अब लास्ट पॉइंट आता है रिलेटिव। अगर आपको अपने रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलता है चाहे 1 करोड़ या 10 करोड़ तो भी आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन एक पॉइंट है अभी बाकी, इंडिया के अंदर तो हमारे मामा का बेटा का भाई भी हमारा रिलेटिव हो जाता है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि नहीं, रिलेटिव की डेफिनेशन भी हमने दी है, आपको उसको ध्यान में रखते ही काम करना है। मतलब इन पर्सन से आप जो गिफ्ट रिसीव कर रहे हो अगर वो रिलेटिव की डेफिनेशन में फिट है तो ये आपको टैक्स नहीं देना। अदरवाइज 50,000 की लिमिट से कम है, 50,000 से लिमिट से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना होगा। अब भाई रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है, वो भी बहुत लंबी डेफिनेशन है, 8 से 9 पॉइंट कवर है, अपन वो भी देखते हैं। मैं आपको रिलेटिव की डेफिनेशन एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक इंडिविजुअल लेते हैं अपन, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कैरेक्टर है। इसकी मदद से समझते हैं रिलेटिव कौन कौन होते हैं। इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है। जेठालाल डेफिनेशन का पॉइंट नंबर 1 है दया, यानी कि स्पॉस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जेठालाल की वाइफ दया, यानी कि दया जेठालाल की रिलेटिव है। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। सेकंड पॉइंट, जेठालाल का भैया और भाभी, बहन और जीजाजी, वो भी जेठालाल के रिलेटिव है। वापस बोलता हूँ, अगर जेठालाल का कोई भाई होता तो भाई और भाई की वाइफ, बहन होती तो बहन और बहन का पति, ये भी जेठालाल के रिलेटिव के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ कवर हो गई, जेठालाल के भैया भाभी बहन और जीजाजी। अब थर्ड पॉइंट है जेठालाल की बीबी का भैया और उस भैया की वाइफ और बहन और जीजाजी, मतलब दया का भाई बहन और उनके रिस्पेक्टिव हस्बैंड और वाइफ, यानी कि दया का भाई सुंदर, सुंदर की वाइफ, और अगर दया की कोई बहन होती तो उसकी बहन और उसका पति, वो भी जेठालाल के रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर है। नेक्स्ट पॉइंट, जेठालाल के जो पापा है चंपकलाल, उसका भाई और उसकी बहन, मतलब उसका भाई और भाई की वाइफ और बहन का पति, यानी कि जो जेठालाल है, यानी कि जेठालाल के चाचा चाची, ताऊजी ताईजी, बुआ और फूफासा, ये भी जेठालाल के रिलेटिव है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जेठालाल की जो मम्मी है ना, उनके भी भैया भाभी बहन और जीजाजी, वो भी जेठालाल के रिलेटिव है, यानी कि जेठालाल का मामा मामी, मौसी और मौसा जी, ये भी जेठालाल के रिलेटिव है। डेफिनेशन अभी खत्म नहीं हुई है, 2 पॉइंट और बाकी है, बहुत लंबी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है जेठालाल के पहले की जनरेशन और जेठालाल के बाद की जनरेशन, मतलब जेठालाल के पापा मम्मी, दादा दादी, पर दादा दादी और उसके ऊपर वाले, और ये तो हो गई ऊपर, इनको बोलते हैं लीनियर असेंडेंट। अब है जेठालाल के नीचे वाले, यानी कि टप्पू, टप्पू का बेटा, उसका बेटा, ऐसे करते करते, तो लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ जेठालाल, यानी कि इंडिविजुअल। लास्ट पॉइंट इस डेफिनेशन का है जेठालाल की वाइफ के
लीनियन असेंडेंट और लीनियन डिसेंडेंट। मतलब जेठालाल की वाइफ दया, दया की ऊपर की जनरेशन, दया की नीचे की जनरेशन। ऊपर की जनरेशन दया के माँ बाप, दया के मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा यानी कि दया के दादा दादी और परदादा दादी वगैरह वगैरह। और दया की नीचे की जनरेशन वो तो सेम ही रहेगी, जेठालाल में भी कवर हो गई, टप्पू, टप्पू की वाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे एक इंसान के रिलेटिव माने जाएंगे इस गिफ्ट वाले सेक्शन के लिए। इसका मतलब जेठालाल को इन लोगों से गिफ्ट मिलेगा और वो गिफ्ट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए भी होएगी तो जेठालाल को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होएगा। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। सपोज जेठालाल की एक बहन है नहीं है, सपोज उसका नाम है बबीता और बबीता का एक पति है अय्यर, ठीक है। अब अय्यर ने जेठालाल को कहा, जेठालाल मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए का फ्लैट देता हूँ अंधेरी के अंदर, तो गोकुल धाम छोड़ के चला जा। तो अब जो अंधेरी का फ्लैट है 1 करोड़ का है, लेकिन वो जेठालाल का रिलेटिव है, तो जेठालाल को उसके ऊपर 1 रुपया भी टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो रिलेटिव की डेफिनेशन यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, इसमें एक पॉइंट और बाकी है। अब जनरली लोगों का ये डाउट रहता है कि अगर टैक्स होता है तो हम इनकम टैक्स में टैक्स दे देते हैं और बात खत्म। लेकिन अगर टैक्स नहीं होता है तो हम अपने पास क्या डॉक्यूमेंट संभाल के रखें, या फिर इनकम टैक्स वाले लोगों को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे बताएं कि हम इस सिचुएशन में है, इस कारण हमको टैक्स नहीं लग रहा, ताकि आगे जाके नोटिस या डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर आपको मनी या मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल रहा है जिसकी वैल्यू 50,000 से कम है, या फिर रिलेटिव से मिल रहा है, या फिर विल के अंदर मिल रहा है जिस कारण आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, अगर ऐसा केस है तो आपको एक स्टैम्प पेपर लेना है 500 रुपये का, 100 रुपये का भी चलेगा, लेकिन जनरली 500 रुपये का लेते हैं। उसके अंदर आपको ये लिख देना है कि मेरे को इस पर्सन से इतना गिफ्ट रिसीव हुआ, इस कारण से वो टैक्सेबल नहीं है, और उस पर्सन के साइन करवा देना है। तो ये आपके लिए एक सेफ्टी मेजर रहेगा, और वो किसी को देना नहीं है, अपने पास रखना है, जरूरत पड़े तो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी से मिल रही है तो उसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड और बिल्डिंग का एक अलग एक्ट है, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो उस एक्ट ने लिखा हुआ है कि जब भी एक प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर होगी, एक प्रॉपर्टी किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफर होगी, तो उस प्रॉपर्टी की नई डीड बनेगी और रजिस्ट्री बनेगी। इस कारण से जब आप किसी से इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में लेते हैं तो आपको एक डीड बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको अपन गिफ्ट डीड के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जब आपको मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है तो एक सिंपल स्टैम्प पेपर पे लिखवाना है, लेकिन अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है तो फिर आपको गिफ्ट डीड बनानी है और प्रॉपर्टी अपने नाम रजिस्टर करवानी है, रजिस्ट्री चार्जेस देके गवर्नमेंट को। तो ये था सेक्शन 56 to 10 जो कि आपको गिफ्ट के सारे सिनेरियोस बताता है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके जो भी डाउट्स होंगे सॉल्व हो गए होंगे। अगर नहीं होते या कोई भी नया डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।